आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल अस्पष्ट है। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है। यह सच्चाई है मान्यवर। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट एक और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप हैं नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। सबसे बड़ी ताकत ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की इस समय नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस ने हमारी ताकत को अनेक गुना बढ़ा दिया और उसका परिणाम भी हमें नजर में आया है। ये हमने करके देखा है। सरकार की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां थी उसमें हमने रिफॉर्म किए। शुरुआत में वहां पर आग लगाना, आंदोलन करवाना, हड़तालें करवाने के खेल चल रहे थे, अभी भी बंद नहीं हुए हैं। लेकिन देश हित को सर्वोपरि मान करके उन डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे जो लोग थे सरकारी व्यवस्था में, उन्होंने इसको मन से लिया, रिफॉर्म को स्वीकार किया और वो भी आज बहुत प्रोडक्टिव बन गए। इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खोल दिए हैं और आज भारत का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। आज स्टार्टअप्स डिफेंस के क्षेत्र में हमारे 27-30 साल के नौजवान
टियर 2, टियर 3 सिटी के नौजवान, कई कुछ जगह तो बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही है। डिफेंस के सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में आज स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ड्रोन्स, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ड्रोन्स की जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, शायद एवरेज 30-35 की उम्र होगी जो लोग कर रहे हैं, सारे लोग, और सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं। और उसका ताकत, क्योंकि इनका भी योगदान था इसमें, जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्शन किए हैं, और वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। मैं उन सबके प्रयासों को बहुत साधुवाद करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, आगे बढ़िए, अब देश रुकने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था। हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब करीब 250% वृद्धि हुई है, 250% वृद्धि हुई है। 11 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 30 गुना से ज्यादा। डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के करीब 100 देशों तक हम पहुंचे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर ने डिफेंस का जो मार्केट है उसमें भारत का झंडा गाड़ दिया है। भारत के हथियारों की डिमांड आज बढ़ती चली जा रही है, मांग बढ़ रही है। ये भारत में उद्योगों को भी बल देगी, एमएसएमई को बल देगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, और हमारे नौजवान अपनी बनाई चीजों से दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे। ये आज दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। डिफेंस के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं, मैं हैरान हूं। कुछ लोगों को आज भी तकलीफ हो रही है, जैसे उनका खजाना लूट गया। ये कौन सी मानसिकता है? देश को ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना ये आज की शस्त्रों की स्पर्धा में के काल में विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। हम समृद्धि, शांति चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी न भूले कि समृद्धि का और शांति का रास्ता शक्ति से ही गुजरता है।